नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से। हम करते हैं आपका माँ बनने का सपना साकार। पिछले 20 वर्षों से लगातार निरंतर इस निसंतानता के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं और सैकड़ों निसंतान दंपत्ति इस सेंटर से लाभान्वित हो चुके हैं। हमारी खास बात, हम लोग राजस्थान का पहला आईवीएफ सेंटर है जो बजट आईवीएफ करता है, जिसमें केवल 65,000 में दवाई, जांचें एवं सोनोग्राफी करके दी जाती हैं। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि इसमें इंजेक्शन शामिल है, तो यस, इसमें इंजेक्शन शामिल हैं। तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपत्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी यहाँ निसंतानता के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी करा पाते हैं और सफल होते हैं। ऐसे सैकड़ों हैं जो आप मेरे पेज पे जाके फेसबुक पे देख सकते हैं, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेके आई हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर मरीज़ों के दिमाग में होता है और ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं जो इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी करने के पहले सावधानियाँ होनी चाहिए और बाद में क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या आहार विहार हमारा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, टेस्ट ट्यूब बेबी करने के पहले के अपने प्रिकॉशंस और टेस्ट ट्यूब बेबी करने के बाद के। तो अपन आते हैं, कोई भी मरीज़ आया आपके पास टेस्ट ट्यूब बेबी कराने, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्या निर्देश देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो मरीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। खान पीन में तेल, घी, चावल, आलू, शक्कर, ऐसा जो भी वसा वाले चीज़ें हैं जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, उन चीज़ों का सेवन बहुत न्यूनतम कर देना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की हो सकती है जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हों। वॉक सबसे आसान होता है, तो ये करना ज़रूरी है। आप योगा कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है कि आपके लिए फिट सही है। उसके बाद जो लोग पतले हैं और जो ये मानते हैं कि वो पतले हैं तो वो फिट हैं, तो उनके लिए भी एक चीज़ है कि वो भी एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो हमारे शरीर में हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, वो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, वो आपके मानसिक स्थिति को हमेशा अच्छा रखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जहाँ पे निसंतानता होती है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डिप्रेशन होता है, नेगेटिविटी होती है, तो उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अगर आप सुबह वॉक पे भी जाएंगी तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके रिज़ल्ट, आपके परिणामों के लिए। अब दूसरी चीज़ है कि घर वालों का क्या सहयोग होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस के लिए जाने वाली हैं, वहाँ पे मेरी है ना उनके घर वालों से एक गुजारिश है कि इनको बहुत प्यार से और बहुत विनम्रता से रखें, इनकी केयर करें, इनको समझें। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, तो इनको थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है और इनको समय दें। खासकर पति की और सासू जी की मेरी विनती है कि वो अब इन मरीज़ों को टाइम दें। फिर आता है खाना। तो कोई भी महिला जिसका टेस्ट ट्यूब बेबी होना है, तो अक्सर देखा गया है कि ये महिलाएं जो होती हैं 30s में होती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इतनी जागरूकता नहीं है कि मरीज़ शादी के 1-2 साल बाद टेस्ट ट्यूब बेबी कराने पर राज़ी हो, या उसको ये पता चल सके कि इतने उसका ये कारण है जो कि सही नहीं हो सकता और उसमें कुदरती बच्चा नहीं हो सकता। तो ऐसे में मरीज़ अक्सर 30s या 40s में भी आता है, तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ कमियां होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी एवं थायराइड हो जाता है अक्सर मरीज़ों को। तो अगर आप वॉक करेंगे तो थायराइड में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, वज़न कंट्रोल रहेगा तो थायराइड में दवा में फ़र्क पड़ेगा और थायराइड लेवल नॉर्मल पे बना रहेगा। दूसरी चीज़ है विटामिन डी। आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हमारे खाने की पौष्टिकता कम हो गई है, या धूप में हम लोग नहीं बैठ पाते, या ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे पानी, आरओ का पानी पीना, तो उससे सारे सप्लीमेंट्स पानी से अलग हो जाते हैं और है ना कैल्शियम डेफिशिएंसी का ये एक मुख्य कारण बन गया है। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी उसके साथ हमेशा पाई गई है और जांच कराने पे मिलती है। तो विटामिन डी का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये जांच करने से पता चल जाता है कि इस मरीज़ को ज़रूरत है नहीं है। उसके बाद अपन आते हैं कैल्शियम। तो
अक्सर महिलाओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम हुआ, विटामिन डी हुआ, फोलिक एसिड हुआ, ये मरीज़ को लेना शुरू करना चाहिए। इसको कम से कम इलाज के आईवीएफ के 1-1.5 महीने पहले तो शुरू हो जाना चाहिए अगर जिसमें कमी है। रही खान पीन की, जैसा कि वातावरण में बदलाव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारा पर्यावरण का प्रदूषण और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे खाने की गुणवत्ता काफ़ी कम है। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस आ चुके हैं जहाँ पे ये साबित हो चुका है कि खाने की जो गुणवत्ता आज से पुराने ज़माने में थी वो अब नहीं रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, खाद हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, ये हमारे खाने को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं मरीज़ में डेफिशिएंसीज होती हैं। तो खाने में प्रोटीन डाइट अगर मरीज़ लेता है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी हर चीज़ की सुधरती है। तो प्रोटीन्स, अब मरीज़ का अगला सवाल होता है कि अगर मैं कौन सा प्रोटीन खाऊं, तो जो सबसे आसानी से अवेलेबल हो, जो आपके डेली खाने में इस्तेमाल हो सके। अगर आप देखें तो प्रोटीन हर वो उस चीज़ में है जिसमें 2 दाने होते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और हर 2 दाने वाली चीज़ें, तो मूंगफली के दाने तो हमेशा खाए जा सकते हैं, अंकुरित दालें हैं, सोयाबीन का आटा है, लॉट मैनी थिंग्स। आप उसको ढूंढें, आपको 1000 चीज़ मिलेंगी और आप उसको अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं, चिकन, मटन, फ़िश, ये डिपेंड करता है। और तो जितना भी आपका प्रोटीन रिच फूड होगा वो आपकी बॉडी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, हर चीज़ का कंडक्शन अच्छा होगा। तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होता है। और सेकेंडली, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पीसीओडी होता है, वो अगर वो आईवीएफ में जाते हैं तो उनमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसे अपन ओएचएसएस कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे मरीज़ जब प्रोटीन डाइट का सेवन करते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, जो उनको बाद में प्रॉब्लम आ रही है आनी है ओएचएसएस की वजह से, वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अक्सर जब मरीज़ आता है तो उसको बताते हैं कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और आपको ये डेली नियमित सेवन करना होता है जब तक आपका आईवीएफ का प्रोसेस चल रहा हो। फिर मरीज़ कहता है कि मैं काम नहीं करूं, आराम करूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ होने के पहले कोई आपको आराम या आपको कोई घर के काम को मना नहीं है। आप जॉब पे भी जैसे जाते हैं वैसे जाइए, कोई इसमें घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते रहिए, आप अपना आपको व्यस्त रखिए। उसके बाद होता है कि आईवीएफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महीनों या 2 दिन 3 दिन भर्ती रहना होता है। ये तो एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। अगर पिकअप वाले दिन आपको सुबह आना है, नहा धो के आना है, आपके बाल बंधे हुए होना चाहिए, आपको कोई केमिकल्स नहीं लगे हुए होने चाहिए। इसका मतलब है कि पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, ये सब चीज़ों से बचें और आप अपने है ना जेवर को घर पे छोड़ के आए। तो केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स, ये चीज़ नहीं है। अगर आपको ओवम पिकअप है तो आप भूखे पेट आएंगे और बेहोश करा जाएगा। उसके अलावा ट्रांसफ़र वाले दिन आपको पानी पीना होता है, खाना खा सकते हैं आप सब। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है जो कि मात्र 2-3 घंटे में निपट जाती है और आप अपने घर जा सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, और वो है पानी कम पीना। मैक्सिमम महिलाएं जो होती हैं वो पानी बहुत कम पीती हैं, और है ना वो ये पूछती हैं कि पीना कितना चाहिए। जब ये पता होगा कि हमें कितना पीना है तभी तो हम उसको उतना पिएंगे। तो नॉर्मली सीज़न के हिसाब से होता है। जैसे अगर गर्मी का सीज़न है और हम रहते हैं राजस्थान में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 6 लीटर का पानी होना चाहिए गर्मियों में, और सर्दियों में लगभग 3 लीटर तो पानी पीना ही होता है। पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आप जोर नहीं लगाएंगे लेट्रिन में, तो आपको पाइल्स नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ों में आपको आराम रहेगा। अब पानी का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल पानी पीना है। आप पानी के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड्स। इट कैन बी सूप, दाल का पानी हो सकता है, टमाटर का सूप हो सकता है, नॉनवेज का सूप हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, आप छाछ पी सकते हैं, खट्टा नींबू पी सकते हैं, एनीथिंग, बस उसमें पानी एक कैरियर के रूप में हो। तो एक चीज़ हो गई पानी। अभी पेशेंट ये सब फॉलो करना है टेस्ट ट्यूब बेबी होने के पहले। मरीज़ अक्सर पूछता है कि क्या मैं सफ़र कर सकता हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई है ना इसमें मना नहीं है। आप किसी भी साधन से सफ़र कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब एक और सवाल होता है, क्या मैं संबंध रख सकता हूँ पेशेंट से, या पेशेंट पूछते हैं क्या हम लोग संबंध रख सकते हैं? तो इसके लिए भी आपका टेस्ट ट्यूब बेबी के 2-3 दिन पहले आप
उसको बहुत से बहुत 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, या हस्बैंड को अगर शुक्राणु देना है तो वो 3 दिन बेस्ट है कि 3 दिन पहले आप संबंध रख लीजिए और उसके बाद संबंध भी नहीं रखें। अब रही बात टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद की क्या सावधानियाँ हैं। मरीज़ कहता है कि मैं तो बिस्तर पे ही पड़ी रहूँगी क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग हैं ना इसको गलत उसमें लेते हैं। डॉक्टर्स तो कभी भी नहीं कहते कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रांसफ़र होने के बाद बिस्तर पे रहना है। आप अपनी जो रूटीन दिनचर्या है, जो भी आपके घर के हाउस होल्ड कोर्स हैं, जो भी आपके घर के काम है, उसको आप है ना बिल्कुल शिद्दत से निभाइए, कोई मना नहीं है। आप उठिए, अपना चाय नाश्ता, आपका जो घर का काम है वो करिए। सिर्फ हैवी वेट करने को मना, हैवी वर्क को मना करते हैं, जैसे कोई वज़न उठाना है, आप पानी मत भरिए केवल, या आप बैठ के पोछा मत लगाइए, है ना। बाकी तो आप रूटीन काम सारे कर सकती हैं, कोई ऐसा मना नहीं है और ना ही आवश्यकता है। जो लोग है ना जॉब पे हैं, जो काम में कार्य रहते हैं, वो अपने जॉब पे भी जा सकते हैं, उसकी तरफ से भी मना नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप जॉब पे गए तो वो बच्चा गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हवा में नहीं है कि वो गिर जाएगा या वो निकल जाएगा। जिसको रुकना है वो रुकेगा ही रुकेगा, और जिसको नहीं रुकना वो कुछ भी कर ले, वो नहीं रुकेगा। तो ये अपनी जो भ्रांति है इसको निकाल दें। ऐसी बहुत सी महिलाएं जो काम पे जाती हैं उनके भी बच्चे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, और जो नहीं जाती हैं घर में रहती हैं उनके भी होते हैं। बल्कि अगर आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, आपके मन में, मस्तिष्क में 50 सवाल आएंगे जो कि आपको टेंस्ड कर जाएंगे। तो आप अगर बिजी रहेंगे घर के काम में तो आपका मन कम विचलित होगा और आप कम टेंशन रहेगा, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। अपने दोस्तों से बात करें, ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं रहें क्योंकि रेडिएशंस होते हैं। अच्छे से पानी पिएं, भरपूर पानी पिएं, पानी का विशेष ध्यान रखें। फिर आप खाने पीने में, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन्स का सेवन करें। प्रोटीन डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं। आप अपनी दवा जो कि समय से लें। अक्सर दवा खाने में मरीज़, जो मैंने देखा है, 8 बजे की दवा 12 बजे लेता है, 12 की दवा 5 बजे लेता है। तो ये समय का विशेष ध्यान, आप अगर दवा समय पर लेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दूसरा ये है कि रिज़ल्ट जो भी है वो आप उस दिन आएगा, उस दिन देखेंगे। पिछले 15 दिन मत परेशान रहिए कि रिज़ल्ट क्या रहेगा। रिज़ल्ट तो जो आना है वो आएगा, पर आप अपने आप को मत जलाइए। आपकी ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट करेगी। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इस पर बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश करी होती है, और भगवान से प्रार्थना करिए सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद होता है कि मैं सफ़र कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अक्सर है ना लोग बिल्कुल ही डर जाते हैं। तो जब काम पे जा सकते हैं तो सफ़र भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप भारी काम नहीं करें, आप झटके नहीं लगें। आपको कहीं ट्रेन से जाना है, आप जा सकते हैं। आप कोशिश करें बस से, रोडवेज़ की बसों से ना जाएं, क्योंकि अक्सर बसों में बहुत ज़्यादा धचके लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके पेट में दर्द वर्द हो सकता है और आपको शंका हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, शक हो सकता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे को क्या होगा, और आप फालतू में टेंशन करने बैठ जाएंगे। इसलिए है ना मेरा ये रहता है कि आप ऐसा कुछ मत करें। और कहीं भी जाना है, आपके हस्बैंड आपको लेके जाएंगे, आप आराम से जाइए और कोशिश करें घर में रहें। एक और चीज़ है कि आप वॉक भी करें घर में। आप अपने कमरे में वॉक करिए, आप अपने घर में वॉक करिए, और छत पे वॉक करिए। अब छत पे जाना है तो जीने तो चढ़ने ही पड़ेंगे, तो जीने चढ़ना मना नहीं होता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जीने चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत। तो आप कोई दौड़ते हुए थोड़ी चढ़ेंगी, आप तो आराम से ही चढ़ेंगी। पर बहुत सी महिलाएं, बहुत से घर के बड़े बोलते हैं कि है ना जीने ना चढ़ें, बच्चा गिर जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं, इससे दूर रहें। और आपको अगर लगता है तो आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या ऐसा होगा। तो हम लोग हमेशा एक ही राय देते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, सीने भी चढ़ सकते हैं। वॉक करिए, घूमिए फिरिए, घर में रहिए, अच्छा खाइए पिए और अच्छे माहौल में रहिए। आप अच्छे माहौल में रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दूसरा, जो और एक बहुत ख़ास बात जो मैंने आपको समझाई, दवा का टाइमली सेवन करना। समय डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि कौन सी दवा सुबह की है, तो सुबह का मतलब होता है 12 बजे के पहले सुबह फॉलो करिए। दोपहर का मतलब होता है 12 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में, वो करिए। रात की दवा रात को खाइए। तो समय का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे। हमेशा समय पे अपने इंजेक्शन लगवाइए, खुश होकर रहिए, खुश होकर रखवाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई और सवाल है जो आपको
जवाब चाहिए तो आप मुझे नीचे मैसेज में लिख सकते हैं। इस उसमें कि है ना, और कुछ अगर मेरे से छूट गया हो तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत काम में आएगी और उपयोगी जानकारी है। अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे भेंट होगी। खुश रहिए। नमस्कार।